प्रिय बच्चों, हिंदी प्रबोध ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज हम जमा दो हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम से अध्याय 5 नाटक लिखने का व्याकरण पार्ट 2 विषय पर पढ़ेंगे। मेरे चैनल पर लाइक तथा कमेंट्स जरूर करें। यदि आप मेरी वीडियो को पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ऑल नोट पर सेट कीजिए। समय को बर्बाद किए बिना सीधे पाठ्य विषय पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4, नाटक के विषय कौन कौन हो सकते हैं? उत्तर, नाटक के विषय प्राचीन काल में पौराणिक या धार्मिक विषय होते थे, जबकि समय को व्यतीत होने के साथ साथ नाटक में कुछ अन्य विषय जुड़ते रहे। भारतवर्ष में स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीयता पर आधारित नाटक खेले गए, जबकि आजादी के 70वें साल बाद यानी आजकल इसके विषय में और भी वृद्धि हो गई है। इसलिए नाटक के विषय परिस्थितियों के अनुसार तथा समय की मांग के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए वर्तमान में नाटक के विषय पौराणिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा समसामयिक इत्यादि हो सकते हैं। नाटककार को नाटक के विषय के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता है, इसलिए वह किसी न किसी विषय को चुनकर अच्छे से अच्छा नाटक तैयार करने का प्रयास करता है। प्रश्न संख्या 5, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा को स्पष्ट करो। उत्तर, नाटक में कुछ ऐसे तथ्य एवं बिंदु होते हैं जिन्हें स्वीकार करना आवश्यक होता है, जबकि कुछ बिंदुओं को नाटक के लिए अस्वीकार करना पड़ता है। इनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। भाग अ, नाटक में स्वीकार की अवधारणा। नंबर 1, नाटक में कथानक एवं कथा वस्तु स्वीकार्य है। नंबर 2, नाटकों में नेता अर्थात पात्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए पात्रों की भूमिका स्वीकार्य है। नंबर 3, नाटक में संवाद योजना अनिवार्य है। नंबर 4, नाटक में उचित ढंग से देश काल एवं वातावरण स्वीकार्य होता है। नंबर 5, नाटक में सहज भाषा, छोटे छोटे वाक्य तथा नाटककार के अनुरूप शैली स्वीकार्य होती है। नंबर 6, नाटक का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, इसलिए उद्देश्य से परिपूर्ण नाटक स्वीकार्य है। भाग ब, नाटक में अस्वीकार की अवधारणा। नंबर 1, नाटक में कठिन एवं उलझा हुआ कथानक अस्वीकार्य है। नंबर 2, नाटक खेलते समय सटीक भूमिका न निभाने वाले पात्र अस्वीकार्य है। नंबर 3, लंबे लंबे संवाद नाटक खेलने के लिए अस्वीकार्य होते हैं, क्योंकि उनके प्रयोग से नाटक में रस एवं आनंद की उचित प्राप्ति नहीं होती। नंबर 4, नाटक में स्थान दोष, काल दोष, परिस्थिति दोष अस्वीकार्य हैं। नंबर 5, कठिन भाषा, लंबे लंबे वाक्य तथा अस्पष्ट उच्चारण नाटक में अस्वीकार्य है। नंबर 6, उद्देश्य विहीन नाटक नाटक नहीं हो सकता, इसलिए इसे अस्वीकार्य समझना चाहिए। अतः निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि नाटक में प्रकाश और छाया संकेतों का महत्व होता है। अतः नाटककार को नाटक में स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, नाटक में शिल्प संरचना कैसी होनी चाहिए? अथवा ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नाटक की शैली से क्या अभिप्राय है, अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, नाटक में शिल्प संरचना के बारे में यद्यपि कोई विशेष नियम नहीं है। नाटक की शैली आमतौर पर नाटककार पर निर्भर करती है,
जहां दर्द भरे नाटकों में शैली के माध्यम से संवेदना झलकती है, वहीं युद्ध प्रिय नाटकों में वीरता का जय घोष होने लगता है। नाटक के श्रृंगार में पारसी नाटकों का अलग महत्व था। शेरो शायरी, गीत संगीत, अति रंगीन संवाद इत्यादि पारसी नाटकों की शोभा बढ़ाते थे। स्वतंत्रता के उपरांत जैसे लोगों की सोच बदली तो नाटक की शैली भी परिवर्तित हो गई। यथार्थ नाटकों में गद्य शैली का पोर मिलता है, नुक्कड़ नाटकों में मिश्रित शैली, जबकि मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में नई शैली तैयार करने का प्रयास किया है। अतः कहा जा सकता है कि जैसे जैसे मनुष्य का जीवन चलता जाएगा, नई परिस्थितियां उत्पन्न होती जाएगी, उसी के अनुरूप नाटक की शैली भी परिवर्तित होती रहेगी। इसके साथ आज का टॉपिक समाप्त। आगे मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।